नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, सचिव शुल्क शिक्षा श्रीमती अनीता करवाल जी, श्री संजय मूर्ति जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, और आज इस सभागार में और वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं सबसे पहले शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब ये आयोजन हो रहा है तब शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। किसी को इसमें कौशल विकास के माध्यम से रोजगारी की संभावनाएं बढ़ेगी ऐसा दिखाई पड़ता होगा। किसी को प्राथमिक शिक्षा को बल देकर बच्चों की अभिव्यक्ति को, बच्चों की क्षमताओं को एक मंच देने का माध्यम दिखाई पड़ता होगा। किसी को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत करने का, इसको स्वीकार करने का माध्यम इस शिक्षा नीति दिखाई पड़ती होगी। किसी को देश भर के अनेक बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान इसमें दिखाई पड़ता होगा। किसी को मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और R&D के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के R&D में, अनुसंधान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल, बहुत अच्छे विद्यार्थी हमें मिलेंगे ऐसा दिखाई पड़ता होगा। और किसी को लगता होगा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर जब स्टूडेंट शिक्षा छोड़ता है तब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था के बीच में शिक्षा नीति से सामंजस्य बनेगा, यह भी दिखाई पड़ता होगा। परंतु मैं देखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये महान भारत की रचना की नींव है, और ये शिक्षा नीति महान भारत रचना का कारण बनने वाली है। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जमीनों से नहीं बनता, नदियों से नहीं बनता, पहाड़ों से नहीं बनता है, कल कारखानों से नहीं बनता है, मकानों से नहीं बनता है। कोई भी राष्ट्र बनता है उसके नागरिकों से बनता है, और उसके नागरिकों से मिली हुई जो जनता बनती है, इसकी संस्कृति और संस्कार से राष्ट्र का निर्माण होता है। और मैं मानता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये प्रतिभावान नागरिक बनाने की मूल कल्पना के साथ बनाई गई शिक्षा नीति है। मित्रों, आज मैं यहां किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं आया हूं, मगर अभी की व्यवस्था के अंदर जो रिक्तियां हैं, जो लूफहोल्स हैं, उसको मैं अगर सामने नहीं रखता हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझने में हमें बहुत तकलीफ आएगी। शिक्षा का उद्देश्य
धर्मेंद्र भाई ने कहा 1835 में क्लार्क्स बनाने का हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना जो उनकी शासन को अनेक साल तक चलाए, हो सकता है, मगर आजाद भारत का शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है क्या? आजाद भारत की शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा का उद्देश्य आलेखित किया था। जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थ नहीं बनाती है, जो शिक्षा बच्चे को चारित्रवान नहीं बनाती है, जो शिक्षा परोपकार का भाव बच्चे में पैदा नहीं करती है, और जो शिक्षा बच्चे में सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती है, वो शिक्षा शिक्षा कहलाने के लायक नहीं है। और इस शिक्षा के सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए मोदी जी ने बहुत मंथन के बाद, मुझे मालूम है पूरी प्रक्रिया लाखों लाखों लोगों से चर्चा हुई है, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से सुझाव नहीं आया होगा। लाखों सुझावों में से विचार मंथन कर कर अमृत को निकाला है। वो अमृत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, ये तीनों के प्रति दृष्टिकोण को सजग करते हुए मानव के समग्र विकास को थ्रस्ट देने वाली एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसलिए मोदी जी ने इसका बहुत सरल अनुवाद किया है। उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिक्वायरमेंट समझाई है, उसको कहते हुए कहा 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की शक्ति और क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का स्रोत है और एक ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के लिए चैनलाइज करने के लिए ये नई शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। मित्रों, कई बार हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर शिक्षा के मूल उद्देश्यों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम शिक्षा के उद्देश्यों से भटक गए थे। और ये नई शिक्षा नीति ज्ञान और संस्कृति संवर्धन के साथ ध्येय और समाज एवं अर्थव्यवस्था की मांग को परिपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसके माध्यम से कई सारे उद्देश्य, हमारे देश को महान बनाने के कई सारे उद्देश्य सिद्ध होने वाले हैं। आज ढेर सारे इनिशिएटिव भी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के यहाँ पर शुरू हुए हैं। इसलिए मैं विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सभी उद्देश्य इस इनिशिएटिव के पीछे है वो सफलता को प्राप्त करें। आज 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई और मैं मानता हूं इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है और शिक्षा प्रणाली अपने मूल उद्देश्यों की ओर बढ़ती हुई आज हमें दिखाई पड़ती है। 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, मगर कम समय भी नहीं है। देश के अंदर 68 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 86 में भी आई और इसके बाद 2020 में आई। मगर ये पहली ही शिक्षा नीति है जिस पे एक भी विरोध का सुर
पूरे देश भर के अंदर सुनाई नहीं। यही बताता है कि यह शिक्षा नीति देश की जड़ों के साथ जुड़ी हुई है। यही बताता है कि यह शिक्षा नीति सबको सम्मिलित करते हुए, सबके सुझावों का सम्मान करते हुए ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। और लगभग 2.5 लाख पंचायतें, 12,500 से ज्यादा लोकल बॉडीज, 675 जिले और 2 लाख से ज्यादा आए हुए कॉन्क्रीट सुझाव, मैं कॉन्क्रीट सुझाव सब शब्द पर वजन देना चाहता हूं, कॉन्क्रीट सुझावों में से विचार मंथन कर अमृत को निकाला गया है। ये नीतिगत दस्तावेज मात्र नहीं है, भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षार्थियों, शिक्षाविदों और नागरिकों की आकांक्षा का ये प्रतिबिंब है। इस शिक्षा नीति को देश भर के कई लोग वर्षों से चाहते थे कि इसमें कुछ बदलाव आए, जो बदलाव आज मोदी जी के नेतृत्व में हम देख पाते हैं। मित्रों, ये 2 साल में कोरोना होने के बावजूद इसके बारे में एक व्यापक बज़ क्रिएट हुआ है और मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो बज़ क्रिएट हुआ है, इसको मैं बहुत आशा के साथ देख रहा हूं कि जो बज़ क्रिएट हुआ है उसी में ही नई शिक्षा नीति की सफलता के बीज है। इसी में ही एक बड़े वट वृक्ष को मैं देख रहा हूं और इसी में ही मैं भारत को शिक्षा की दृष्टि से पुनः एक बार विश्व में एक महाशक्ति बनते हुए देख रहा हूं मित्रों। और आज शिक्षा नीति जब आई है तब यहाँ पर ज्यादातर प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षा नीति के ढेर सारे पहलू हैं, मगर मैं कुछ पहलुओं पर थ्रस्ट दूंगा, बाकी का जिक्र करूंगा। नई शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। इसके बगैर कोई लोकतांत्रिक समाज जीवंत नहीं रह सकता और ये शिक्षा प्रणाली ही हमारे समाज को भी एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज बनाने में आगे बढ़ेगी। ये शिक्षा नीति को बारीकी से पढ़े तो उसकी जड़ें तो भारतीयता के साथ जुड़ी हैं, इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हैं, इसकी जड़ें भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ी है, इसकी जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भी जुड़ी है। परंतु ये शिक्षा नीति दुनिया भर की आधुनिकता को अपनी बाहों में समेटने की क्षमता भी रखती है। दुनिया भर के अंदर हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों को स्वीकारने का खुला मन भी ये शिक्षा नीति रखती है। दुनिया भर के अंदर जितने भी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हुए, जितने भी प्रयोग हुए हैं, सफल प्रयोग हुए हैं, इसको समाहित करने की क्षमता भी ये शिक्षा नीति रखती है। और इसके साथ साथ ये शिक्षा नीति नए चिंतन का रास्ता भी खुला छोड़ती है, क्योंकि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं पर खत्म नहीं होती है। इस नीति के माध्यम से डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे वेदों का वाक्य है कि हर दिशाओं से हमें शुभ विचार प्राप्त हो। ये शिक्षा नीति ये मूल मंत्र के आधार पर बनी हुई है। संकुचितता को इसमें कोई स्थान नहीं है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है कि एक ऐसे विद्यार्थियों को घड़ना जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना भी रखते हो, इसमें ओतप्रोत हो और सही अर्थ में ग्लोबल सिटीजन बनने की क्षमता रखते हो। एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करना ये इसमें समाहित किया गया है। मित्रों,
इसमें स्वभाषा को भी बहुत महत्व दिया गया है। स्वभाषा को महत्व दिया है तब प्राथमिक शिक्षा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षाविद यहां पर उपस्थित है। मुझे आपको स्वभाषा का महत्व समझाने की जरूरत नहीं है। कम नसीब से, दुर्भाग्य से हमारे देश को भाषा को मन की क्षमता के साथ, बुद्धि के साथ जोड़कर देखा गया। भाषा बुद्धि का परिचायक नहीं है, मन की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। भाषा व्यक्ति की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती, इसकी विचारने की, चिंतन करने की क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति है। क्षमता, चिंतन, ये कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छा कर सकता है। ये हमारी नई शिक्षा नीति का एक आधार बिंदु है और इसके अभाव में हमने बहुत कुछ गंवाया है। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपनी मां की भाषा में, अपनी मातृभाषा में ही सोचने की शुरुआत करता है। उसके अंदर मौलिक चिंतन की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। जब उसकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के परे किसी और भाषा से होती है, उसी वक्त उसकी मौलिक चिंतन क्षमता को हम कुंठित कर देते हैं, कुत्सित कर देते हैं। इसके आसपास में जो समाज है, इसे एक प्रकार से हम काट देते हैं उसको, इसे इसके बच्चे के इतिहास से काट देते हैं, इसकी संस्कृति से काट देते हैं, इसकी जीवन पद्धति से भी काट देते हैं। इसीलिए इस शिक्षा पद्धति में ये थ्रस्ट दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी और इसीलिए त्रिभाषा के फॉर्मूले को भी इस शिक्षा पद्धति में बहुत वजन के साथ रखने का दिया। कई सारे शिक्षाविद बैठे हैं, मेरे जैसे लोग, मैं तो बहुत दृढ़ता के साथ मानता हूं कि अनुसंधान और मातृभाषा में शिक्षा पद्धति दोनों के बीच में बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अनुसंधान वो ही कर सकता है कि जो अपनी भाषा में सोचता हो, क्योंकि उसकी मौलिक विचार क्षमता अपनी भाषा में ही विकसित हो सकती। जिस दिन बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दूसरी भाषा में देते हो, उसका मौलिक चिंतन को हम समाप्त कर देते हैं। अगर देश को R&D का हब बनाना है तो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में रखना ये बहुत जरूरी है। मित्रों, व्यक्ति इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, IAS IPS अफसर बने, कुछ भी बने, वो सफल व्यक्ति बन सकता है। मगर हमारी शिक्षा नीति सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं चाहती, बड़े व्यक्ति चाहती है, जो व्यक्ति खुद को बड़ा बनाए। और खुद को बड़ा बनाना है तो उसकी चिंतन करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी मन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, इसके तर्क मतलब लॉजिक्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसके विश्लेषण मतलब एनालिसिस को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी निर्णय क्षमता को धार देनी पड़ेगी, इसको डिसीजन मेकर बनाना पड़ेगा, इसकी नीति के बारे में सोचने की दृष्टि को जागरूक करना पड़ेगा और नीति के आधार पर निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने की भी क्षमता उसमें डालनी पड़ेगी। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता है। रटे रटाए ज्ञान से मार्क्स बढ़ सकते हैं, रटे रटाए ज्ञान से नौकरी भी मिल सकती है, रटे रटाए ज्ञान से अच्छे से बनाए हुए नियमों से नौकरी कर आप रिटायर्ड भी हो सकते हो। मगर बड़ा बनना है तो चिंतन, तर्क, विश्लेषण, निर्णय, नीति और नीति का क्रियान्वयन, ये प्रक्रिया से हर व्यक्ति को प्रेरित होना ही पड़ता है। आज तक हमारी शिक्षा नीति के अंदर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी बच्चों का, और ये मैं तैयार किए हुए भाषण में नहीं था, बच्चों ने जो मुझे नृत्य नाटिका बताई वो देखकर मैंने कहा
ये सारी चीजें हमारी शिक्षा नीति के अंदर है। इतनी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने इस चीज को मुझे समझाया है। मैं बच्चों को और उनको तैयार करने वाले सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये हमारी मूल शिक्षा पद्धति का हिस्सा है, भारतीय शिक्षा पद्धति का है। व्यक्ति को बड़ा बनाना, उसको सर्वज्ञ बनाना, सर्वज्ञ बनाने के लिए इसकी मन की क्षमता को, इसकी सोचने की क्षमता को, इसकी स्मृति को ज्यादा पैना बनाना। और वो तभी हो सकता है जब भारतीय हमारी मूल शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा की नींव रखी जाए। आप लोगों को शायद ये दिखाई नहीं पड़ता होगा, शिक्षा पद्धति को शायद 90 पेज या 100 पेज का दस्तावेज आपने दिखा है। ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथागार है। मैंने बहुत डिटेल इसको पढ़ा है। ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है। इसके हर शब्द के पीछे बहुत गहरी सोच है, इसके हर वाक्य के पीछे बहुत बड़ी गहरी सोच है। और इसको जिनको इंप्लीमेंट करना है, जिसको जमीन पर उतारना है, उन लोगों ने भी इस दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है। मैं भारतीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। मुझे तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोश विद्या से पढ़ाया गया है। मैंने कोई उल्लेख देखे बगैर, कोई उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद का देखे बगैर इस शिक्षा नीति में अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। ये पूरी इनबिल्ट है और ये प्रक्रिया ही बड़े नागरिक बना सकती है। वो प्रक्रिया ही मन की शक्ति को बढ़ा सकती है। नैतिकता को आरोपित, मतलब नैतिकता का पौधा बच्चे के मन में बना सकती है। दूसरे को मदद करने की प्रकृति को जीवित कर सकती है, इसको रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, इसको जिम्मेदार बना सकती है, उसको हमेशा के लिए अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रस्तुत रखने के संस्कार दे सकती है। मैं मानता हूं ये समग्र समाज के अंदर परिवर्तन इसी शिक्षा पद्धति से आएगा। और इसके अंदर मैंने भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल भी देखे हैं मित्रों, परंतु हमने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ढर्रे को बदलना आसान नहीं होता है। ढर्रे को बदलना बहुत परिश्रम की मांग करता है। हमने ढर्रे को बदलने की चैलेंज को स्वीकार किया है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ: सामर्थ्य की वृद्धि, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख लिंब पर, ये स्तंभ पर ये पूरी शिक्षा का दस्तावेज बनाया गया है। इसके अंदर शिक्षा की वर्तमान 10+2 की व्यवस्था को भी बदलने का प्रावधान है और ढेर सारे अनेक बदलाव किए गए हैं। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु मित्रों, स्कूल और हायर एजुकेशन की सिस्टम में 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हमने रखा है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एक बार विद्यार्थी की नींव तय हो जाए, उसकी रुचि तय हो जाए, ये रुचि का रास्ता वो प्रशस्त कर दे और इस दिशा में रोजगारी के साथ जोड़कर इसको व्यावसायिक शिक्षण अगर दे देते, अच्छा नागरिक तो बनेगा ही बनेगा, अपने जीवन की जरूरियातों को भी पूरे करेगा और देश के विकास को वो गति भी देगा। नई शिक्षा नीति में बहुत खूबी से उसका, नई शिक्षा नीति का पोषण तो भारतीय शिक्षण परंपरा से होता है, मगर उसका दृष्टिकोण आधुनिक भी है और भविष्य उन्मुख भी है। मूल इसका भारतीय शिक्षा पद्धति में है। इसका परिणाम और इसका दृष्टिकोण आधुनिक और भविष्य उन्मुख रखा गया है। दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। मन की क्षमता बढ़ाने का हमारा जो विज्ञान है, मन की क्षमता बढ़ाने की हमारा जो शिक्षा पद्धति है, उसको मूल बनाते हुए दुनिया भर के आधुनिक विज्ञान को, दुनिया भर के आधुनिक शिक्षा को स्वीकारने का भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये भी ये शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा नीति इसको स्पेस देती है। मैंने कहा ही, भारतीय भाषाओं को, कला को, संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी है। व्यक्ति के अंदर
पड़े हुए बच्चे के अंदर पड़े हुए हर प्रकार की क्षमताओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा ये दस्तावेज नई शिक्षा नीति है। मैं बहुत आशा के साथ इसको देखता हूं। मित्रों, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी विक्रमशिला का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमें होता है कि भाई किस प्रकार से उस जमाने के अंदर जब यातायात इतना कठिन था, भूमार्ग के अलावे कहीं जा नहीं सकते थे, दुनिया भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते होंगे। आज भी जरूरत है इस प्रकार के वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में लाने की। भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो अनुसंधान है, इसका फायदा सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, समग्र विश्व को मिलना चाहिए। और ये तभी हो सकता है मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अथवा क्लस्टर्स की जो स्थापना की अनुशंसा इस नीति में की गई है, अगर इसको डेवलप करते वक्त नीति के इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो इस दृष्टिकोण के साथ करेंगे तो मैं वो दिन दूर नहीं देखता। शायद एक दशक के कम समय के अंदर फिर से एक बार समग्र विश्व को चकाचौंध करने वाले विश्वविद्यालय हम हमारी भूमि पर ही बना सकते हैं। मेरू की स्थापना ये भी इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला है और भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए मेरू और मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज इसका बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में होगा। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में या 2 जिलों के बीच में एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम उपलब्ध कराएंगे। मैं धर्मेंद्र भाई हर्षनाद व्यक्त करते हैं। धर्मेंद्र भाई, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत कठिन काम है, मगर मैं धर्मेंद्र जी की क्षमता को जानता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के विजन को ये जमीन पर उतारेंगे। मित्रों, भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था को हमारे देश की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, हमारे देश की आबादी को, हमारे देश की जनसंख्या को कंसीडर करते हुए एक नई अर्थव्यवस्था बनाने का बीज भी इसके अंदर मैं देख रहा हूं। नई शिक्षा नीति के अंदर नॉलेज क्रिएशन और रिसर्च, ये 2 बिंदुओं को नई शिक्षा नीति बहुत अहम महत्व दिया है। मैं इसके अंदर बहुत बड़े, हमारे अर्थतंत्र के अंदर बहुत बड़े बदलाव को देख रहा हूं। आज जो कमी है वो यही है। R&D लगभग दुनिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ बहुत कम है। मैं बजट के आंकड़ों में नहीं जानना चाहता, अमेरिका में अपने GDP का कितना प्रतिशत होता है, भारत का कितना प्रतिशत होता है, मगर बहुत कम हो रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस पर भी थ्रस्ट देने का काम किया है और मुझे लगता है कि इससे भी हमारे अर्थतंत्र को जीवंत बनाने में और हमारे समाज के साथ अर्थतंत्र का सही मायनों में जुड़ाव करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मित्रों, आज मैं राज्य के भी कुछ अफसर हैं, मैं वो सभी को कहना चाहता हूं कि राज्यों के सहयोग के बगैर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सफल हो ही नहीं सकती। मोदी जी ने जो टीम इंडिया का एक कल्पना दिया है, ये राज्य और केंद्र नहीं है, केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम बनती है, वो टीम इंडिया है। अगर पूरी टीम इंडिया नहीं लगती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जमीन पर नहीं उतर सकती। इसलिए मेरा राज्यों के सभी अधिकारियों से भी अनुरोध है कि आपने अपने अपने राज्य के अंदर भी नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने का रोड मैप अब तक तय हो चुका है काफी राज्यों का, मुझे मालूम है। मैं मुख्यमंत्री भी जो मिलते हैं मेरी पार्टी के अलावे हैं, उनको भी पूछताछ करता हूं जब मिलते हैं तब। काफी लोग उत्साह से इसको देख रहे हैं, परंतु यहां जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए राज्य के अधिकारी उपस्थित हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप भी इसका एक बहुत बड़ा रोड मैप बनाइए
प्राथमिक शिक्षा के अंदर हमने पहले देखा निपुण भारत मिशनम, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, निष्ठा, FLN, सार्थक, समग्र शिक्षा का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, ढेर सारे इनिशिएटिव प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं। परिणाम भी मिले हैं। ड्रॉप आउट रेशियो में लगभग 4 गुना, मतलब पहले 4.2 था तो अब 1.3 आया है और बहुत अच्छा परिणाम भी मिले हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारा प्रयास हुआ है। उच्च शिक्षा के अंदर भी भारतीय भाषाओं को महत्व देने की शुरुआत हुई। जेईई की और नीट यूजी की परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में आयोजित की गई है। इसी तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी 13 भारतीय भाषाओं में हुआ है। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग के अंदर भारतीय भाषा हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बंगाली को स्वीकार किया है और भी आगे प्रयास चल रहा है। और मैं एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो या कानून की शिक्षा हो, जब हम वो शिक्षा भारतीय भाषाओं में नहीं करते हैं तब हम देश की क्षमता का 5% का उपयोग करते हैं। 95% बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा लिए हैं। मैंने देखा है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बड़े वकील से एकदम कंसेप्ट जिसके लॉ के क्लियर है, ऐसे लॉयरों को देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करते हुए, और ऐसे लॉयरों को मैंने देखा है केस की राह देखते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और हमने हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाना हो, अगर 100 बच्चे उपलब्ध है उसमें से आपने 5 बच्चों पर ही हाथ रख दिया है। अगर ये ज्ञान भारतीय भाषा में उपलब्ध है तो 100% क्षमता का उपयोग देश के विकास के लिए हो सकता है, और इसलिए हमने सोचना है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्स को, और अब कोर्टों के अंदर भी भारतीय भाषाओं को धीरे कर शुरुआत हो रही है। मैं मानता हूं ये शुभ शुरुआत है और भारत के आगे बढ़ने का शुभ चिन्ह भी है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना में लगभग केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने 6 बढ़ाए हैं। IIT 7, IIM 7, IIIT 16, एम्स 15, मेडिकल कॉलेज 209 और कुल विश्वविद्यालय 302 बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और कॉलेजों की संख्या में 5700 की वृद्धि की। मित्रों, ये यही दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार का थ्रस्ट प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन पर समग्रता से है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये खाका बनाने का काम ऑलमोस्ट इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष तक समाप्त कर दिया है। अब खाके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर महत्तम उपयोग करना है तो वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से ही हो सकता है। और मेरा मानना है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट से हमें फायदा मिलने वाला है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जस का तस है, इसके अंदर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तत्वों को आरोपित कर देते हैं, मतलब अंदर लगा देते हैं, तो क्यूमुलेटिव तरीके से हमें इसका फायदा मिलेगा। मित्रों, आज मैं समग्र विभाग और शिक्षा से जुड़े हुए देश के हर कोई व्यक्ति को बहुत बहुत आशाओं के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये 2 साल नए भारत की नींव डालने के 2 साल है।
नए भारत की कल्पना, जिसके मूल, मैंने जैसे पहले कहा, जिसकी जड़ें भारतीयता में होगी, परंतु वो वृक्ष दुनिया भर की आधुनिकता को, दुनिया भर के ज्ञान को, दुनिया भर के विज्ञान को स्वीकार करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ता होगा। ऐसे भारत की रचना के लिए ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास के टाइम टेबल के साथ ही हमारी नई शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी। मोदी जी ने ये नई शिक्षा नीति लाए हैं, वो आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव है। हमने इस बात को बहुत मन से लगाकर शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं, हर बच्चे तक पहुंचकर बच्चे का भविष्य संवारने का एक बहुत बड़ा साधन है। बच्चे को सर्वज्ञ बनाने का, बच्चे को बड़ा व्यक्ति बनाने का, एक उम्दा इंसान बनाने का ये माध्यम है। हमें इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र भाई पूरे शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको और शिक्षा जगत के साथ जुड़ी हुई पूरी देश भर के शिक्षाविदों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।